अब जनवरी से, और हम लोगों को 15 से 17 चैप्टर्स 4 लेवल में पढ़ना है। कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि 4 लेवल में हम लोग पूरी चीजों को फिजिक्स को प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे। एक बार आपको टाइम देना है। एलपी के लिए आपको, जो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा मैथ्स का इंपॉर्टेंट रोल है, रीजनिंग है और साइंस। साइंस में तुम्हें अच्छे प्रश्न पढ़ने होंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न पढ़ने होंगे, और साइंस के सारे क्वेश्चंस को, जो साइंस के सवाल हैं, उसको मैंने 3 भागों में विभाजित किया। 4 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। तो लेवल 1 में जो है ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। लेवल 2 में एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं रखा हूँ, एनसीईआरटी का। लेवल 3 में पीवाईक्यू है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, और लेवल 4 में न्यूमेरिकल। आज हम लोग लेवल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को पढ़ना प्रॉपर्ली। जिनको सीक्वेंस में क्लास करना होगा, आज से रेगुलर जुड़िएगा, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। अन्यथा आप इधर उधर ज्यादा करेंगे तो आपको बड़ा ही दिक्कत होगा, समझ रहे हैं। और मैं पीडीएफ के लिए जो है वो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्लास के 2-3 घंटे बाद एक लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में जो है, उस लिंक पे जो है आप क्लिक करेंगे, आप चले जाएंगे, उसमें आपको सारे पीडीएफ लेवल 1 के मिल जाएंगे, फिर लेवल 2 एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसका मिल जाएगा, फिर लेवल 3 का मिल जाएगा। इस तरह से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल आज का यही है। पहला सवाल है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग में लाता है, वह होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए, बताइएगा दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं पोल। दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दिस इज कॉल्ड पोल। अवतल दर्पण का नेचर होता है, देखो, अवतल, समतल और उत्तल, 3 दर्पण तुम्हें पढ़ना। क्या क्या पढ़ना? एक प्लेन मिरर, एक आपको अवतल दर्पण और एक आपका उत्तल दर्पण। समतल दर्पण क्या करता है? जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनाता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा चीज अगर देखा जाए, ये अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तु जितना बड़ा है उससे बड़ा ही प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल क्या करता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये पीछे जो है, ये इमेज, ये पीछे जो हमने बनाया है, ये इमेज है। अलग अलग प्रकार के दर्पण का इमेज है। एक क्या कर रहा है कि बराबर बनाता है, प्लेन मिरर जो वस्तु के बराबर इमेज बनाता है। अवतल दर्पण जो है वो इससे बड़ा बनाता है वस्तु से, और उत्तल दर्पण जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम लोग सैलून में देखते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सैलून में किया जाता है। ओके, तो ये चीजों को आप देखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, ये जरा देखिए। प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश की जो तरंग होती है वो कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, एक्स तरंगे होती है, इनमें से कोई नहीं। हमने सवाल जो है, दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि प्रकाश तरंगे होती है। हम कहते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? लाइट इज एनर्जी। हमने बताया है कि प्रकाश जो है ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का तात्पर्य क्या है? वैसे तरंग से रिलेशन है। विद्युत चुंबकीय तरंग का तात्पर्य है वैसा तरंग जिसे ट्रैवल करने के लिए जो है मीडियम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हो, उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे ध्वनि जो है मैकेनिकल वेव है, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन द केस ऑफ लाइट, लाइट के संबंध में अगर देखा जाए तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। और 7 विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। हमने बताया है कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इसमें आप देखेंगे रेडियो आपका हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रे। तो ये सब जो है, ये सब सारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको ट्रैवल करने के लिए, मतलब गामा रेस को चलने के लिए, एक्स रे को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इन सबको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो मीडियम टू ट्रैवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज, रेडियो तरंग का अगर वेवलेंथ के संदर्भ में हम बात करें, रेडियो तरंग का जो वेवलेंथ होता है ये ज्यादा बड़ा होता है। इसका वेवलेंथ जो होता है ये ज्यादा बड़ा होता है। और गामा का जो है वेवलेंथ छोटा होता है, क्योंकि सबसे जो स्लो है, पूछेगा सबसे फास्ट कौन सा है, तो सबसे फास्ट जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो आपका होता है गामा। कौन होता है? गामा। और सबसे स्लो जो होता है वो रेडियो होता है। सबसे स्लो जो होता है वो रेडियो होता है, और सबसे फास्ट गामा होता है। तो 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें सबसे स्लो जो होता है वो रेडियो होते हैं, और सबसे फास्ट जो होता है गामा होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना। पढ़ने का मतलब है एक एक बातों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अभी एएलपी में रिजल्ट करेंगे और सारे बच्चों को बताएंगे नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट करने वाले बच्चे हैं वो एप्लीकेशन में हैं, वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनको पूरा प्रॉपर्ली तैयारी करना है, मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। थ्योरी जरूर पढ़ रहे हैं, ये भी आपको एकदम प्रॉपर्ली। अगर YouTube पर रिस्पांस अच्छा नहीं रहा सर, हम कुछ दिन चलाएंगे, आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, नहीं तो फिर सिर्फ ऐप पर ही हम पढ़ाएंगे। ओके, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप चीजों को एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पे हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कल को बच्चे बता दिए थे, लेवल 1, लेवल 2 एनसीईआरटी, ये सारा पीडीएफ सब दूंगा सर। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी आप क्लास नहीं करेंगे तो क्या फायदा? फिर वही पढ़ाएंगे जैसे पढ़ा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पूछा प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। प्रकाश की किरण कब विचलित नहीं होती है? इस प्रश्न में आप भी विचलित हो जाए। प्रकाश की किरण, एनसीईआरटी पढ़ाने की कोशिश की, बच्चों का रिस्पांस नहीं था, मैंने बंद कर दिया। ये भी हमने अभी स्टार्ट किया कि आपको पूरा फिजिक्स करा दे चैप्टर वाइज।
पीडीएफ सब कुछ बनवा दिया है सारे चैप्टर्स के। एक बार आप लोग भी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार थोड़ा शेयर कर दीजिए जितने भी साथी हैं। तो चलिए तो बताइए क्वेश्चन का आंसर। मैंने पूछा प्रकाश का किरण जो है विचलित नहीं होता है। एक सिंपल सा सवाल पूछा। सवाल आप देखिएगा अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोगों ने आंसर बनाया ए नंबर, बिल्कुल गलत है। बात समझ रहे हैं? ये ए नंबर जिनका भी आंसर आया क्वेश्चन 3 का, आपको देखिएगा ये सब एलपी लेवल का क्वेश्चन है, ये सबसे नहीं बनेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन सबसे नहीं बनेंगे क्योंकि तुम गलत करोगे। आया सर आंसर किसी का, एक बच्चे का आया सी नंबर, प्रिंट होकर निकलने पर। विचलित का मतलब समझते हैं, विचलन का मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब अपने से भटकता है। बात समझ रहे हैं? तो क्या प्रिज्म से होकर प्रकाश अपने रास्ते से नहीं भटकता है क्या? बिल्कुल भटकता है। तो जब अच्छे यहां लिखा आयताकार पट्टिका की समांतर सतह, अगर आयताकार कोई ग्लास हो, अगर इससे कोई प्रकाश को गुजारते हैं तो वह विचलित नहीं होता। कैसे? इसको जरा समझना। यहां पे देखिए, यहां से मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही थी, ठीक है, एयर में, ये एयर है, तो ये क्या हो रहा था, जाना था इसको कैसे, ये चले गया ऐसे, और फिर जैसे ही बाहर आया तो फिर ये ऐसे चल गया, मतलब इसके पैरेलल ही चले गए, इसके पैरेलल ही चले समांतर। तो यहाँ पे आपको विचलन नहीं दिखाओ, तो कहते हैं जब आयताकार पट्टिका की समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर क्या होता है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती। प्रकाश की किरण जो है विचलित नहीं होती। तो प्रकाश की किरण कब विचलित नहीं होती है? प्रकाश की किरण जो है वो कब विचलित नहीं होती है? जब आयताकार पट्टिका की समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलती है। जब समांतर सतह पर, देखिए ये पहले कब विचलित नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश की किरण जो है कब विचलित नहीं होती। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक शीशे का ग्लास का पट्टी है, क्या है, शीशे का ग्लास का एक पट्टी है और यहाँ से प्रकाश गुजरा सब। तो नॉर्मली क्या हम देखते हैं, नॉर्मली जो हम देखते हैं ये यहाँ पे गया और फिर ऐसे ही ऐसे गया और फिर ऐसे ही निकल गया, मतलब पहले जैसे था रास्ता अब रास्ता वैसा ही है, दोनों पैरेलल। तो हम कहते हैं यहाँ पर विचलन नहीं। एलपी में इस तरह के सवाल आएंगे, शानदार सब सवाल आएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखते रहिएगा कैसा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा डी इज राइट आंसर होगा। आयताकार, तब आप कोई भी किताब का क्वेश्चन बनाइएगा आपसे तुरंत बन जाएगा। आयताकार पट्टिका की समांतर सतहों पर अपरिवर्तित होकर निकलने पर। अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला प्रश्न बताइए, देखिए पूछा है एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? जिसकी आवर्धन क्षमता जो है वह 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? सवाल क्या है, जरा ध्यान से देखने की बात है। हर क्वेश्चन में आपको रुकेंगे लेवल 1 और लेवल 2 में। लेवल 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें बहुत फास्ट हो जाएगा आपका, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 और न्यूमेरिकल, ये 3 लेवल का क्वेश्चन जो है, 4 लेवल में क्वेश्चन है। लेवल 1 में मैंने खुद बनाया सारा क्वेश्चन सर, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। तो लेवल 1 और लेवल 2 में पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। लेवल 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा लगा दिया 150 क्वेश्चन। ये तो तुम खुद से बना लोगे। लेवल 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से, लेवल 1 और 2 बना लोगे, और लेवल 4 में जो न्यूमेरिकल ये मैं कराऊंगा। बनाओ सर इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत लोगों का बी नंबर आया। अवतल आवर्धन क्या होता है पहले ये तो समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, और कीड़े का क्या है, ये बस ओरिजिनल रियल है, और इसका यहाँ पर इमेज बना है, मान के चलो। तो इमेज का जो साइज है लगभग 1 इंच के बराबर है, और ओरिजिनल में जो था ये वस्तु ये 2 इंच का था। तो आवर्धन का मतलब होता है रेशियो। किसका रेशियो? किसका रेशियो हमने बोला है? तो छोटे वाले कीड़े, ये छोटा कीड़ा नहीं है, ये इसका प्रतिबिंब है इसी कीड़े का। तो किसी वस्तु का और प्रतिबिंब का जो अनुपात है, वस्तु के प्रतिबिंब का जो अनुपात है, इसी को हम लोग कहते हैं पहले आवर्धन। अभी न्यूमेरिकल वाले सवाल जब आएंगे तो इस पर खूब सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके। अभी जब लेवल 4 में हम चलेंगे तो आवर्धन आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि आवर्धन क्या है। बात समझ रहा है मैं किसको समझा रहा हूं? आवर्धन, कि आवर्धन क्या है, समझ में आ रहा है? दूसरा चीज अगर आप देखेंगे कि अवतल लेंस में जो है, अवतल लेंस में 2 स्थिति ही बनते हैं। मैंने पढ़ा दिया है एप्लीकेशन पर सारे बच्चों को कि अवतल लेंस में 2 ही परिस्थिति बसते हैं, या तो वस्तु अनंत पर होगा, या तो वस्तु अनंत पर होगा, या तो अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगा। दोनों कंडीशन में जो है प्रतिबिंब जो होता है छोटा ही होता है वस्तु। अवतल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है दोनों केस में। अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस, अगर अनंत पर होता तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता F1 पर। अगर वस्तु अनंत पर होता, वस्तु अगर अनंत पर होता अवतल लेंस में, तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनता। और दूसरा बात जो हमने बताया, अगर अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगा तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। तो अवतल लेंस
लेंस में दोनों कंडीशन में जो है वस्तु से छोटा ही इमेज बनता है। जब वस्तु से छोटा बनेगा तो आवर्धन हमेशा क्या होगा, एक से कम होगा। एक मतलब हो गया दोनों बराबर हो, तब एक होगा आवर्धन। तो आवर्धन हमेशा, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है देखना, क्वेश्चन को समझ के सब क्वेश्चन इतना गलती करोगे सर कि एक लेंस में आवर्धन का मान शायद एक से कम होता है। वह लेंस कौन सा है? तो वह लेंस जो होगा वो अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। आपका बी इज करेक्ट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कॉनकेव लेंस होगा। इसके आवर्धन हमेशा एक से कम होता है। इसका आवर्धन क्या होगा? एक से कम होगा सर। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में चलते हैं, फिर रुकोगे देखना, इस प्रश्न में भी तुम रुको, सारे शानदार प्रश्न लगाए। एक लेंस के आवर्धन का मान एक से कम अथवा एक से अधिक हो सकता है, वह शायद एक से कम होता है, वह लेंस क्या है? जल्दी सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए ना, क्वेश्चंस को सिर्फ देखते रहिएगा। ये वो क्वेश्चंस है जो मैं एप्लीकेशन पे बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए और सारी चीजें मैं करा रहा हूँ। यही सब क्वेश्चन तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी रिजल्ट होगा। रट्टे मारने से अब रिजल्ट रेलवे में नहीं होगा। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें हमसे पढ़ना है, आप पढ़िए, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो, लेकिन तुम्हें अब ओरिजिनल प्रश्न करना होगा। हम थोड़ा सा खराब बोलते हैं, लेकिन प्रश्न जो है एकदम अच्छे प्रश्न तुम्हें करना ही होगा। कई लोगों का ए आंसर, कई लोगों का बी आंसर उत्तल। अब उत्तल में ऐसा होता है, क्या होता है उत्तल की कंडीशन में? अगर आप देखेंगे उत्तल लेंस की कंडीशन में, तो वस्तु जब अनंत पर होता है, आपने 6 कंडीशन पढ़ा होगा उत्तल लेंस में, वस्तु की स्थिति और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति। मैंने पढ़ा दिया एप्लीकेशन पर ये सारी चीजें, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। इसकी स्थिति, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होगा, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगा, अनंत पर। जब 2f1 पर होगा तब प्रतिबिंब 2f2 पर होगा। बात समझ रहे? जब वस्तु f1 पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा। तो वस्तु यहां क्या, जब अनंत पर होगा तो वस्तु का आकार बहुत बड़ा होगा, यहां पर बहुत छोटा होगा, यहां पे सेम साइज का होगा। जब छोटा होगा साइज तब आवर्धन क्या होगा? 1 से कम होगा। जब बराबर होगा तब आवर्धन 1 होगा, और जब बड़ा होगा प्रतिबिंब का साइज तो आवर्धन क्या होगा? 1 से बड़ा अधिक होगा। बात समझ रहे? आवर्धन क्या होगा? 1 से अधिक होगा। तो उत्तल लेंस में आवर्धन 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ये उत्तल लेंस में संभव है। कौन सा लेंस में? उत्तल लेंस में ये संभव है। और ये सब समझने के लिए तुम्हें, जिसने एप्लीकेशन की क्लास नहीं किया वहां जाना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो इनमें यहां आंसर होगा आपका उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस आपका बी इज करेक्ट है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, इसमें कितने लोग हैं जो एप्लीकेशन पर क्लास करते हैं? 5 टाइप कीजिएगा, 5। जितने एप्लीकेशन पर क्लास करते हैं। उसके बाद ये लोको पायलट की जो क्लास है ये आप देख सकते हैं। जिस लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अभी आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। जितने लोग हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच को। अगर आप सिर्फ सीबीटी 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो एएलपी सीबीटी 1 का बैच ले सकते हैं, 1999 का ये बैच है। ओके, ये सारे बच्चे जो है 5 वाले जो है एप्लीकेशन पर क्लास करते हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं जो बैच के अंदर पढ़ रहे हैं। सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 2 की जो तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कोई भी ट्रेड चाहिए, वो 1999 50% में बैच ले सकते हैं। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की जो तैयारी कर रहे हैं, ये 2499 में आप ये बैच को ले सकते हैं। सीबीटी 1 सीबीटी 2 ही मिलेगा, इसमें ट्रेड नहीं मिलेगा। और यहाँ कॉम्बो बैच में जो 2999 का, इसमें आपको जो है ये सीबीटी 1 सीबीटी 2 कॉम्बो बैच जो है, इसमें आपको जो है ट्रेड भी मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप कॉम्बो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस का लेवल ऐसा ही रहेगा, आप समझ रहे हैं? यहाँ पूछा यदि एक अवतल लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिनका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो निम्नलिखित में लेंस किस तरह से कार्य करेगा? बताइए। क्वेश्चंस को पढ़िएगा, भूलिएगा, पढ़िएगा भूलिएगा, पहले बार पढ़िए अच्छे से, अपने से क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर मैं बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन। सात सौ होगा जब हम लेंगे, तब तुम लेके भी कुछ नहीं कर पाओगे सर। हर दिन 5-6 घंटे की क्लास होती है एप्लीकेशन पर, और एक महीने में तुम्हारा सोच लो अगर 5 घंटे भी क्लास चल रहा है तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 150 घंटे। तुम्हें लगता है कि 700 होने के बाद हर महीने मतलब 600 घंटे की क्लास तुम एक महीने में पढ़ लोगे? कोई फायदा नहीं। यहाँ पैसा मैटर है ही नहीं सर, यहाँ मैटर है कि आप तैयारी टाइम से कर रहे हैं कि नहीं। तुम कभी लेक्चर नहीं पढ़ पाओगे पूरी, और डेली के तुम्हारे 6 घंटे चलेंगे ये क्लास। और जितने रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे हैं वो कर रहे हैं। तो बी नंबर तक का आंसर आया है अभी सारी लेंस। पहली बात तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। ये है जो आपका है उत्तल लेंस। क्वेश्चन भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उत्तल लेंस को नॉर्मली हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस।
उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। जो हमारा अवतल लेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है, ये कन्वर्ज करने का। ये जो नॉर्मल नेचर इसका क्या है? ये प्रकाश को कन्वर्ज करता है, मोड़ता है, ये प्रकाश को फैलाता है, नॉर्मल नेचर। लेकिन अगर ऐसा चीज में डाल दे हम अवतल लेंस को, कैसे में क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन अपन लिखा है यदि एक अवतल लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस, अवतल लेंस का मतलब है ये वाला लेंस। क्वेश्चन को समझिएगा, यदि एक अवतल लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए, ऐसे मीडियम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से अपवर्तनांक से अधिक हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस के पदार्थ से अधिक हो, तो निम्नलिखित में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो अब यह है डाइवर्जिंग लेंस, काम करने लगा कैसा? कन्वर्जिंग लेंस की तरह। क्यों भैया? ये तीनों कंडीशन में काम कर सकता है। ये कब करेगा? तीनों कंडीशन में। ये देखो, ये लेंस जो है कन्वर्ज भी करने लगा, ये लेंस डाइवर्ज भी कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है सीधी। अगर सेम अभी हम 10 ही 15 20 क्वेश्चन सिखाएंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ये सब क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और एलपी में आएगा। जब 4 नंबर लागू फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो यहाँ पर बल का ऐसा मतलब न्यूटन नहीं आएगा सर, ठीक है ना? वो आ भी जाएगा काफी क्वेश्चन से, उससे रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ तुम्हें सीख रही हो, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव जो ऐसे पदार्थ जिसका अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक सेम हो, तब पैरेलल जाता है लाइन। तब क्या होता है? सीधी रेखा में चला जाए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधी रेखा में कब चले जाए बिना विचलन का। तो यहाँ पे होगा पहला केस, ये समझ। जब ज्यादा हो, जैसे मान लो इसको किसी ऐसे लिक्विड में रखा गया है लेंस को, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो, लेंस से ज्यादा होगा तब ये कन्वर्ज करने लगेगा, और लेंस से कम हो रिफ्रैक्टिव, जैसे पानी में रखता हो, ये डाइवर्ज करने। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, अब आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा अभिसारी लेंस होगा। काहे होगा अभिसारी लेंस? कन्वर्जिंग लेंस की तरह काहे करने लगेगा काम भाई? यह सवाल है, अभिसारी लेंस की तरह क्यों काम करे? इसलिए करेगा कि जो अपवर्तनांक है उस लिक्विड का, उस पदार्थ का, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, लेंस से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पदार्थ का। क्लियर है? क्या है? 5 टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है? अभी से खूब आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, तब देखना तुम कितना मजबूत हो जाओ। और हम कोई बुक नहीं दे रहे हैं तुम्हें कि बुक खरीद लो मेरा 99 रुपए में, 100 रुपए में। हम तुम्हें पीडीएफ दे रहे हैं, मेहनत करके बनवाए और पूरा पीडीएफ फ्री में देंगे, बस तुम पढ़ लो डेली आके टाइम से क्लास में। बस मेरा अगला क्वेश्चन, सरल आवर्धक कांच किसे कहते हैं? सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। एक सवाल क्या है? सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, बताइए। आपको हर प्रश्न में रुकना होगा, सोचना होगा, तभी आंसर करें। हमने क्या बोला है? सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। बताओ, साधारण। सर एक बार और देखो, एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन किसको किसको नहीं समझ में आया, ये बताओ। इसको नहीं समझ में आया वो 4 टाइप कीजिए, जिसको समझ में आया वो 5 टाइप कीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया वो 4 टाइप करें, जिसको समझ में आया 5 टाइप करें। जल्दी से। क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ईमानदारी पूर्वक अभी तो मौका है तैयारी करने का। और मैं जितने 250-300 क्वेश्चन देंगे उतने तुम कर लेना, बाकी जितना भी बुक मिल जाए उसमें मेरा क्वेश्चन होगा, किसी का किताब मिल जाए, एनसीईआरटी सब कुछ कवर करा देंगे तुम्हारा। तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आया। देख, पहली बात तो समझो जिसको नहीं आया कि लेंस, 2 प्रकार के लेंस तुम्हें पढ़ने हैं। एक तो तेरा उत्तल लेंस और एक तेरा अवतल लेंस। नॉर्मल नेचर जो होता है अवतल लेंस का होता है प्रकाश को फैलाने का। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को कन्वर्ज करता है। ये नॉर्मल नेचर है, ये क्या है? नॉर्मल नेचर होता है भैया। अवतल लेंस का नॉर्मल नेचर है प्रकाश फैलाना, उत्तल लेंस का नॉर्मल नेचर होता है प्रकाश को कन्वर्ज करना। ये बात तो सब जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको हिंदी में अपसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस, और इसको कहते हैं अपसारी लेंस, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये तो सबको पता है, अच्छे से पता है। लेकिन केस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, जरा देखो। अभी इसी तरह पढ़ाएंगे, आराम से समझा। यदि एक अवतल लेंस, अब अवतल लेंस की बात क्या है? मतलब अवतल लेंस मतलब डाइवर्जिंग। नॉर्मली इसमें प्रकाश गुजारने से क्या होता है? ये फैलाने लगता है प्रकाश को। ऐसे माध्यम में रखा जाए, ऐसे जगह पर रखा जाए, ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक, मतलब लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। बस समझ रहे हैं? तो निम्नलिखित में लेंस किस तरह से कार्य करेगा? तब इस कंडीशन में लेंस किस तरह से कार्य करेगा? तब ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, मतलब उल्टा काम करने लगेगा। कब करेगा? अब सुनो, अब यहाँ आओ। एक ये जो अवतल लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह भी कार्य कर सकता है, नॉर्मली डाइवर्जिंग लेंस की तरह भी, और ये पैरेलल भी लाइन को गुजार सकता है। ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। कब कंडीशन में? जब ऐसे पदार्थ में एक लिक्विड है, मान लो एक लिक्विड है, ये क्या है? लिक्विड है, यहाँ पे एक लिक्विड है, और लिक्विड में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तब लेंस को रखा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है लिक्विड का। उसके तब उस समय में क्या करेगा? ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करने लगेगा। तब जब क्या हो, जिसमें रखा हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो,
लेंथ से ज्यादा होगा तब ऐसे कम, अगर बराबर हो तभी बराबर जाएगा। रिफ्रैक्टिव में दोनों अगर इक्वल हो, दोनों क्या हो, इक्वल हो। देखो समझना एक बार और। ये n1 है, ये जो माध्यम है लेंस जो है ये n1 है, ये n1 और ये क्या है, एक अलग माध्यम है जिसको n2 कहा जाता है। दो माध्यम है n2 तो दो मीडियम है यहाँ पे। अब बोला गया है अगर n2 और n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, मतलब n2 माध्यम का और n1 माध्यम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, अपवर्तनांक सेम हो, तब लाइन पैरेलल चले जाएगा बिना विचलन का। बस समझ गया। और अगर n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो n1 से, तब ये कन्वर्ज करने लगता है, तब ये उल्टा काम करने लगता है। अगर अगर ऐसा कंडीशन आ जाए n2 से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 का हो, जो जनरली होता है, तब उस समय ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह। तो इस तरह के प्रश्न को तुम्हें सीखना होगा। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आया कि नहीं? तुम पढ़ो, तुम सीखो एक एक चीज को। n मतलब हुआ मीडियम, माध्यम। ऐसे माध्यम में लेंस को रखा गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस माध्यम का और लेंस का दोनों बराबर है, तब तो बराबर चले जाएगा भाई, तब उस समय नहीं होता है। तो अब आप सीख रहे होंगे चीजों को अच्छी तरीके से। आगे हम लोग बात करते हैं सरल आवर्धक कांच क्या होता है। सरल आवर्धक कांच, चलिए इस क्वेश्चन में सरल आवर्धक कांच, चार ही क्वेश्चन सीखिए, खूब अच्छे से इत्मीनान से सीखिए। और मेरा क्वेश्चन का लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 4 बना लीजिएगा, तब लेवल 3 अपने आप बन जाए। मैंने 4 लेवल में क्वेश्चन बनाए हैं। लेवल 1 अभी करा रहे हैं, फिर लेवल 2 सबसे आसान है, लेवल 3 अब कहेंगे सर 3 भी आसान भी है, क्योंकि लेवल 3 इसलिए आसान है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैं कराऊंगा नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेवल 3 तुम खुद करोगे, उसमें 150 क्वेश्चन है, तुम तुरंत बना लोगे फटाफट। अगर लेवल 1 और लेवल 2 कर लिए तो 1 और 2 कर लिए ना, लेवल 3 तुम तुरंत बना लोगे, क्योंकि लेवल 2 में सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 30-35% इसी चैप्टर्स का, और लेवल 1 में अब बताओ यहाँ पे आंसर आपका क्या आया? सी नंबर आया है, कम फोकस दूरी की उत्तर लेंस। शाबाश, करेक्ट आंसर है सी, इज राइट आंसर। मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे दादाजी को आपने पेपर पढ़ते हुए देखा होगा, तो लेंस में ये बात मैंने कई बार पढ़ाया भी है। एक बात ध्यान रखना, जिसका फोकल लेंथ जो है, फोकल लंबाई के विषय में अगर हम बात करें, फोकल लेंथ अगर क्या है, छोटा हो तो ये ज्यादा पावरफुल होता है, और फोकल लेंथ अगर बड़ा हो ये कम पावरफुल होता है। फोकल लेंथ के उल्टा होता है लेंस का पावर। लेंस का जो पावर होता है वो फोकल लेंथ के उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है? फोकल लेंथ के उल्टा होता है। अगर फोकल लेंथ छोटा है, पीडीएफ बता देंगे कहां मिलेगा, कल से पीडीएफ मिलेगा। आज सिर्फ एप्लीकेशन वाले बच्चों को मिल जाएगा आज, और यूट्यूब वाले को कल से मिलेगा। पहले क्लास तब पीडीएफ, क्लास पीडीएफ। लेवल 1 का सारा क्वेश्चन खत्म होगा तब लेवल 1 का पीडीएफ मिलेगा, और एप्लीकेशन वाले को आज सारे पीडीएफ लेवल 1 का मिल जाएगा, क्योंकि कल टेलीग्राम आएगा, सब कल ही दे देगा। ये समझ रहे हो तुम? अगर फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला? अगर फोकल लेंथ क्या हो, छोटा, अगर फोकल लेंथ क्या होगा, छोटा, तो पावर ज्यादा होगा, पावर जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर फोकल लेंथ बड़ा है तो पावर जो होगा वो कम होगा, पावर क्या होगा, कम होगा। ये समझ गए? इज इट क्लियर? तो लेंस में ये बात को देखा जाता है, अगर फोकल लेंथ छोटा है तो पावर ज्यादा होगा, फोकल लेंथ बड़ा है तो पावर कम होगा। ये ध्यान, इसका उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। अगर ये बड़ा होगा तो पावर कम होगा, ये छोटा होगा तो पावर बढ़ जाएगा, एक चीज बढ़ेगा तो एक चीज कम होगा, इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अगर पावर बढ़ा तो ये छोटा हो गया, मतलब ये छोटा हुआ तो पावर बढ़ गया लेंस का। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो कहा जाता है, जिससे हम लोग देखते हैं, चश्मा में लगता है, या आप दादाजी को पेपर पढ़े, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है, जस्ट 1 मिनट, सरल आवर्धक कांच जो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो एक कम फोकल है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए शॉर्ट फोकल लेंथ, छोटी फोकल लंबाई का कॉन्वेक्स लेंस होता है, छोटी फोकल लंबाई का कॉन्वेक्स लेंस होता है। सी इज द करेक्ट आंसर, कम फोकल दूरी का उत्तल लेंस। आगे चलते हैं, प्रश्न को खाली देखिएगा कैसा है, बन रहा है कि नहीं। निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए निकलता है, उसी पथ पर निकल जाती है। वक्रता के अंदर, प्रकाशिया के अंदर, मुख अक्ष, इनमें इस बार भी ग्रुप डी में सवाल आया। निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन हुए उसी पथ पर निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार जल्दी बताना एकदम स्पीड से। सी नंबर, मुख्य अक्ष। अरे भैया मुख्य अक्ष पता नहीं है क्या होता है? एक होता है लेंस में ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिया केंद्र कहा जाता है। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, यह अवतल लेंस पढ़ाए ना क्लास में, यह उत्तल लेंस। कहीं से भी अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये जो बीच वाला जगह होता है, अगर यहां से कोई भी प्रकाश गुजरेगा तो विचलित नहीं होता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? विचलित नहीं होता है। प्रकाश बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है। अगर यहां से कोई प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का विचलन नहीं होता है, प्रकाश बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रकाशिया केंद्र, जिसको लाइट सेंटर भी कहता है, ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, वक्रता केंद्र नहीं। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ऑप्टिकल सेंटर। चलते हैं अगले प्रश्न।
प्रश्न को पढ़ो और बनाओ। अभी तुम हर प्रश्न में से रुकोगे, हर प्रश्न तुमने कितने क्वेश्चन लाइट के किए, लेकिन यहाँ पे फिर रुकोगे। दो पतले उत्तल लेंस को संपर्क में, इनके बाद इन्हें अलग अलग कर समीक्षीय रूप से में रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या होगी बताओ। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, दो पतले उत्तल लेंस के संपर्क में, दो पतला उत्तल लेंस संपर्क में। एलपी में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तुम्हें, इतना आसान नहीं है। एक बच्चा ने बताया घटेगा। बी ए नंबर आ रहा है सबका। चलो घट जाती है, जरा समझते हैं इस क्वेश्चन से। समझना बहुत जरूरी है। जब अकेले था, मान लो ये अकेले, यहां से गया प्रकाश की किरण, अगर ये अकेले रहता तो ये सीधा यहां जाता। डॉक्टर नहीं चाहता, अगर अकेले एक ही को लेंस होता, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। अगर एक ही लेंस होता तो वो वहां जाता, इसका फोकल लेंथ दूर होता, लेकिन एक और चिपका दिया लेंस, तो अब क्या क्या कन्वर्ट करते हैं, मतलब नजदीक ला दिया, इससे कम। तो क्वेश्चन क्या पूछा है अब समझो। दो पतले उत्तल लेंस को संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समीक्षीय रूप से रखा है, संयोग की क्षमता क्या घट जाती है, क्या होती है, घट जाती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन देखो थोड़ा कठिन मिलेगा, अगर तुम ये सब नहीं करोगे ना तो आगे कोई मसला नहीं है, आगे फिर बड़ा ही दिक्कत होगा। बात समझ रहे हो, आगे तुम्हें बहुत दिक्कत होगा। तुम आसान क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आसान ही है, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लोगे तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगा। किस क्रिया में हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, बताओ। क्वेश्चन देखो कैसा, किस क्रिया में जो है हवा का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है, किस क्रिया, कौन सी क्रिया है, वो क्रिया का नाम बताइए। इस क्वेश्चन को भी आंसर बताइए। कौन सी क्रिया में हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखता है। सब आया ये नंबर, अपवर्तन। हवा का बुलबुला जब पानी के अंदर होगा अपवर्तन के कारण चमकेगा, क्या पहले बता दीजिए। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो डी है आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी के अंदर जब होगा तो पूर्ण आंतरिक, हवा यहाँ लिखा है, किस क्रिया से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो आवश्यक शर्त है। इतनी आसान क्वेश्चन से एक भी नहीं मिलेगा मेरा लेवल 1 और लेवल 2। बात समझ रहे हो, ये पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो शर्त होना आवश्यक है। मैंने एप्लीकेशन पर पढ़ाया हो, दो शर्त टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, दो शर्त आवश्यक है। हमेशा प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो जैसे वाटर है इसमें और पानी का एयर का बबल्स है, तो विरल से सघन में जा रहा, और आपतन कौन जो होना चाहिए, क्रांति कौन से बड़ा होना चाहिए। बी नंबर तुम्हारी कहने से थोड़ी हो जाएगा, परावर्तन के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
और भौतिक राशि जो परिवर्तन नहीं होता। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी खूब लोग गलत करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, बिल्कुल पूछा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह भौतिक राशि जो कभी परिवर्तित नहीं होती है, वेग, आवृत्ति, अपवर्तनांक, तरंग धैर्य, क्या नहीं बदलता है? सी नंबर आंसर आया, आवृत्ति बिल्कुल करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होता है? पर सेकंड कंपन कितनी बार हुआ है? एक सेकंड में अप डाउन कितनी बार हुआ है? दैट इज कॉल्ड आवृत्ति। एक होता है वेव लेंथ, इनसे वेव, इसके बीच की जो दूरी है दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ, इसका एसआई मात्रक मीटर हुआ, इसकी जो एसआई मात्रक है वो मीटर हुआ। एक होता है आयाम, ये होता है एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग आयाम कहते हैं, तरंग की गहराई या ऊंचाई का आयाम है, इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है, इसका भी एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर भी होता है। वैकेंसी नहीं आएगी और तुम्हें तैयारी करना है तो करो, नहीं तो मत करो। जब हम बोल दिए 3 महीना बाद आएगा, 4 महीना बाद आएगा वैकेंसी, और अभी से तैयारी करोगे तभी जॉब होगा। जितनी वैकेंसी आएगी ना उतना बच्चा तो हमारे पास पड़ेगा, सोच लो कितना पास, उतना एप्लीकेशन में हम बात कर रहे हैं। 64-65 लाख बच्चे एलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरे, और ग्रुप डी इतना वैकेंसी नहीं आया 1 लाख। अभी 3 गुने बच्चा का रिजल्ट दिया है ग्रुप डी, अभी 2 लाख बच्चा और बाहर आ जाए जो दौड़ रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अभी 2 लाख बच्चा जो और बाहर आ जाए, 2 लाख और बाहर आएगा जो ग्रुप डी में रिजल्ट आया। इस साल रेलवे में वैकेंसी आना ही आना है 23, और अभी से तैयारी करोगे तब आएगा, क्योंकि अब जब भी आएगा ना 1000-1200 करके सीट होगा हर बोर्ड में, 1500, 1200, 2000, इससे ज्यादा नहीं हो। टोटल मिला के 34-35 हजार सीट आई। बात समझ रहे हैं ना? तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अभी से अगर आप तैयारी कीजिएगा अभी से, तब जाके आप 8-9 महीने बाद एग्जाम में जब बैठेंगे सारी क्वेश्चंस को समझेंगे और प्रॉपर्ली, ये नहीं हल्का हल्का क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने खूब करा दिया, पीडीएफ दे देंगे। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस अच्छा होगा तब रेलवे में नौकरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीनों अच्छा होना चाहिए, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बना, कहां से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? किसका क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? बनाइए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में रुकोगे तुम। अरे पूछा कहां से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए किसका क्रिटिकल एंगल जो होगा सबसे कम होगा? क्रिटिकल एंगल समझ रहे हैं? कहां से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए जो है क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? क्रांतिक कोण न्यूनतम हमने पूछा। ये नंबर है, लाल तरंग का आपको बोला है क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। क्रिटिकल एंगल लाल तरंग का कैसे होगा? जैसे फिल्म से होकर प्रकाश को बुझाते हैं तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है। क्या बोला है? कहां से वायु में जा रहे प्रकाश के क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल न्यूनतम होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दिए, तुम कमेंट में जवाब देना, तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा पहला बार। अब क्वेश्चन खूब सारा है, जैसे देख सकते हो अभी ये क्वेश्चन ये भी आएगा एकदम, ये भी बहुत लोग गलत करेंगे। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एक समतल कांच के गुटके को अगर विभिन्न रंगों के अक्षरों को ऊपर से रखा जाता है तो वो अक्षर, देख रहे हो क्वेश्चन कैसा है? इन सब का कारण जो है कल आगे चर्चा करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है कल तुम्हें टेलीग्राम मिलेगा। मैंने तुम्हें क्या बताया जरा देख लो, 4 लेवल में क्वेश्चन किया है। फिजिक्स में 15-17 चैप्टर्स है।